गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना चैप्टर 5 इंडिगो। और ये ना स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है और ये बहुत लेंदी भी है। तो अगर हिस्ट्री की बात आती है और अगर मेरे से हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ने वाले हो तो बोर तो नहीं होने वाले हो, ये आज ही बता देती हूँ। अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो पता ही होगा, मैं पूरी हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे। तो अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ इंडिगो, और इसके बाद तुम्हें इंडिगो सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा पूरी फ्लेमिंगो का। तो होता क्या है इसमें, इस चैप्टर को लिखा है लुइस फिशर ने, जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी बुक का नाम है, ये देख लो, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इस बुक को लिखने के दौरान ये महात्मा गांधी से मिले, उन्होंने महात्मा गांधी से बातें करी और बहुत कुछ जाना उनके बारे में, और वही सब उन्होंने इस चैप्टर में बता रखा है। तो ये जो चैप्टर है ये महात्मा गांधी के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसके बीच में से एक पैराग्राफ लेके आपको बता रखा है। तो इसमें क्या बात कर रखी है, इसमें वो बात है जब महात्मा गांधी ने लुइस फिशर को बताया कि किस दिन उन्होंने डिसाइड करा था कि वो जो है नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो है अंग्रेजों को भगाएंगे अब हमारी कंट्री से। जैसे महात्मा गांधी जी वॉज अ लॉयर, तो उन्होंने ऐसा कौन सा मोमेंट था उनकी लाइफ में जब उन्होंने डिसाइड करा दैट वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप जानोगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो लुइस फिशर जो है महात्मा गांधी से 1942 में मिले थे उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, और तब ये सब बातें महात्मा गांधी ने उन्हें बताई थी जो भी आप अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि मैंने जो है ना 1917 में डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ से भगाऊंगा, यानी कि अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले जाए। और वो क्यों हुआ था, उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1916 में। तो 17 में उन्होंने पक्का डिसाइड कर लिया था, स्टार्ट हुआ था 1916 में जब वो गए थे लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के अंदर होने वाली थी एक असेंबली इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस जैसे आपको पता होगा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे थी ये पार्टी, फ्रीडम स्ट्रगल कंडक्ट करवाने में। तो कांग्रेस की कोई एक मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, और उसमें महात्मा गांधी भी गए थे और भी बहुत बड़े एजुकेटेड लीडर्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे हमारी कंट्री के, 2301 आए थे, बता भी रखा है। तो कह रहे महात्मा गांधी कह रहे मैं वहाँ गया था, वो मीटिंग हमारी एंड हुई, मैं बाहर गया तो एक फार्मर मेरे से मिलने आया हुआ था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अब वो फार्मर उन्हें बताता है कि जी मैं आया हूँ चंपारण से और मैं हूँ बहुत मुसीबत में, मैं नहीं हूँ, मेरे साथ के सारे जो ये सारे फार्मर्स हैं, क्योंकि हमें शेयर क्रॉपर्स, हमारे को जो है यानी कि ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं ये फार्मर्स, और हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है ब्रिटिशर्स ने, तो आप मेरे साथ चंपारण चलो मेरे गाँव और मेरी मदद करो। तो महात्मा गांधी कहते मेरे को तो तब पता भी नहीं था चंपारण कहाँ है, तो वो जो है जानते भी नहीं थे राजकुमार शुक्ला को। और राजकुमार शुक्ला भी डायरेक्टली गांधी जी से मदद मांगने नहीं आए थे, उन्होंने वहाँ वो आए थे नेशनल कांग्रेस की जो ये मीटिंग हो रही थी उसमें। तो उन्होंने किसी से पूछा जी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें किसी ने सजेस्ट कर दिया। तो उन्होंने गांधी जी को जब ये बात बताई तो गांधी जी ने कहा भाई अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मुझे कानपुर जाना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे वहाँ जाना है। तो ये जो राजकुमार शुक्ला, ये जो फार्मर थे, ये ना कैसे थे दिखने में, तो बिल्कुल आप मानो कि ये गरीब दिखते थे बिल्कुल, और बहुत पतले से, वीक से, जैसा कोई भी इंडियन फार्मर उस समय पे दिखता था, क्योंकि बहुत गरीबी थी फार्मर्स की उस समय पे। तो वो कह रहे हैं कि जो गांधी जी बताते हैं कि वो जो है गरीब थे, बहुत वीक थे उस समय पे, बट वो ना इरादों के बहुत पक्के थे। चाहे मैंने उन्हें टाला कि भाई अभी तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं तो वहाँ जाऊँगा, बट वो बंदे ने मेरा पूरा पीछा करा। एक एक जगह जहाँ गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा करा। ठीक है, तो पहले कानपुर गए, उसके बाद में गांधी जी वापस जब अपने आश्रम पहुंचे तो एक एक जगह पे गांधी जी के साथ साथ चलते राजकुमार शुक्ला, और फाइनली अहमदाबाद में आश्रम में जब गांधी जी थे तो राजकुमार शुक्ला ने कहा कि प्लीज़ मुझे आप एक डेट बता दो जिस दिन आप मेरे से मिल लोगे आके और मेरी मदद करोगे। तो गांधी जी कहते हैं यहाँ पे मैं उनकी ये हिम्मत देखकर कि वो मेरे साथ इतने महीने दिन जो है वो चलता रहा मेरे साथ में, तो मैंने उन्हें पक्का कर दिया ठीक है मैं इस डेट को कलकत्ता आऊँगा, तो मुझे कलकत्ता लेने आ जाना, फिर वहाँ से हम पटना इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि चंपारण इज़ इन बिहार। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं कलकत्ता आऊँगा तो तुम वहाँ आ जाना, फिर हम बिहार की ट्रेन लेंगे पटना की और साथ में चलेंगे। तो कहते हैं कुछ महीने बीत जाते हैं, जिस दिन मेरा कलकत्ता जाने का दिन था मैं कलकत्ता पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर पहुँचा हुआ था बिल्कुल वो टाइम पर। राजकुमार शुक्ला जो फार्मर है बिल्कुल वहाँ एग्जैक्टली टाइम पर पहुँचे हुए थे कि महात्मा गांधी से मिलेंगे। फिर महात्मा गांधी जी ने अपना कुछ काम कंप्लीट करे कलकत्ता में, और फिर कह रहे हम लोगों ने, दोनों ने, मैंने भी और राजकुमार ने भी, हम एक साथ ट्रेन में बैठे, ट्रेन पकड़ी हमने पटना की, बिहार की। ठीक है, अब वो जब पटना पहुंचते हैं तो वो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे। एंड इफ यू नो राजेंद्र प्रसाद जी कौन है, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो वो भी लॉयर थे, तो केस के रिलेटेड जानकारी जानने के लिए कि भैया क्या हुआ है, ये इन फार्मर के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, ये जानने के लिए वो जो है राजेंद्र प्रसाद जी के घर पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ। तो राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे उस समय प्रेजेंट नहीं होते, वो कहीं बाहर गए होते किसी काम से।
तो वो गांधी जी हमें बताते हैं कि मैं तो केस के बारे में जानकारी लेने गया था, वो वहाँ थे नहीं, बट वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है गांधी जी के साथ। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी को जो उनके घर के सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने गांधी जी को जो है उनके वेल में से, उनके कुएं में से पानी पीने को मना कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज एट दैट टाइम अनटचेबिलिटी वॉज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। तो उन जो है नौकरों को पता नहीं था राजेंद्र प्रसाद जी के कि गांधी जी जो है वो अनटचेबल है या नहीं है, तो उन्होंने इसलिए उनको पानी नहीं पीने दिया कुएं में से। तो ये तो बस बात उन्होंने एक बता रखी है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर जब राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं और उन्हें केस के बारे में जो है बातें पता लगानी थी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। 1 मिनट आगे बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है। ये जो सारे फार्मर्स थे ये इंडिगो प्लांटेशन करते थे। अब इंडिगो क्या होता है? एक टाइप की डाई होती है, ठीक है। पहले ज़माने में इसको फार्मिंग करके जो है उगाया जाता था, हमने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। अब बाद में जो है इसको लेबोरेटरी में बनाना शुरू कर दिया, सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है। तो फिर जब भी कोई चीज़ अगर फैक्ट्री में बनती है तो वो सस्ती हो जाती हैं, और जब फार्मिंग से बहुत मेहनत से बनती थी तो महंगी होती थी। तो क्या था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये हमारे इंडियन फार्मर्स थे, ये इंडिगो उगवाते थे लैंड पर, और सारी की सारी इंडिगो एज अ रेंट ले लिया करते थे। अब क्या हुआ, जब लैब के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर इंडिगो बननी शुरू हो गई, तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था फार्मर्स के साथ में, उसको कैंसिल करने के लिए फार्मर्स से बहुत सारे पैसे लिए थे। फिर फार्मर्स को थोड़े समय बाद पता चलता है कि भाई ये तो इंडिगो तो बहुत सस्ते में फैक्ट्रियों में बननी शुरू हो गई है, और ये वैसे भी हमारे से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते। तो उन्हें गुस्सा आता है कि भैया जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होना ही था तो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे क्यों लिए एंड करने के। तो इसलिए वो गांधी जी से मदद मांगने गए थे, और गांधी जी इसलिए यहाँ पे आए थे, ठीक है। आगे अभी और डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब राजेंद्र प्रसाद तो मिलते नहीं, तो गांधी जी क्या करते हैं, अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं जिनका नाम था JB कृपलानी। फ़ोन नहीं लगाते, टेलीग्राम करते हैं। आज वाला टेलीग्राम नहीं, पुराने ज़माने वाला टेलीग्राम। वो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर के, और उन्हें कहते हैं कि मैं वहाँ आना चाह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर शहर है वहीं पर, तो वहाँ जाके वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते कि क्या हो रहा है, क्या मामला है। तो वो मुजफ्फरपुर जो है उनको आने को कहते हैं, और वो कहते हैं हाँ जी आप आ जाओ। तो गांधी जी कहते हैं 15 अप्रैल का दिन था, 1917 हो चुकी थी। मैं रात को 12 बजे ट्रेन से उतरता हूँ मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे, और वहाँ पे जो है ये कृपलानी जी मेरे को लेने आए हुए थे, और बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ आए हुए थे। उनके सारे स्टूडेंट मेरे से मिलने आए थे। क्यों आए थे अब तुम सोचो गांधी जी से मिलने? बिकॉज गांधी जी बहुत फेमस थे, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में कमाल दिखाया था उसके लिए, तो बच्चे उनसे मिलने आए थे, ठीक है। वो कहते हैं फिर मैं वहाँ मुजफ्फरपुर में रुका, और फिर मैं रुका था किसके घर में, एक और प्रोफेसर के घर में, उनका नाम था मलकानी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कृपलानी और मलकानी में ना कंफ्यूज मत होना। वो 2 दिन रुकते हैं प्रोफेसर मलखानी के घर पे। अब वो कहते हैं उस समय पे 2 दिन किसी प्रोफेसर के घर में रुकना बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लोगों को लोग अपने घर में नहीं रुकाते थे, और मेरे जैसे लोगों को मतलब, क्योंकि वो कौन थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उस जमाने में नॉर्मल लोग जो है, ऐसे लोगों को जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हो अपने घर में नहीं बुलाते थे कि कहीं ब्रिटिशर्स इन्हें आके पकड़ ले। तो वो कह रहे बड़ी अलग सी बात थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी कि वो टीचर ने मुझे अपने घर पे 2 दिन तक रुकवाया, ठीक है। फिर जो है वो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से मिलते हैं, वही लॉयर्स जो ये फार्मर्स का सारा केस देख रहे थे। केस चल रहा था, फार्मर ने केस कर रखा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोर्ट में, और वो लॉयर्स उसको जो है केस को देख रहे थे। गांधी जी मिलते हैं लॉयर से मुजफ्फरपुर के, तो मुजफ्फरपुर के लॉयर पूरी बात समझा देते हैं उनको, ये जो मैंने तुम्हें समझाई है ना भी इंडिगो वाली, समझाए थे जी ऐसा चक्कर है। और गांधी जी को समझ में आता है फिर कि अच्छा भैया ये तो वो जो है ये मैटर हैगा। और फिर गांधी जी को ये भी पता चलता है कि ये लॉयर्स बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे इन फार्मर्स से। तो पहले गांधी जी ने डांटते हैं कि क्या बात हुई तुम्हारी, तुम इतने गरीब फार्मर्स से इतनी जो है फीस ले रहे हो। और फिर उन्हें कहते हैं कि कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट इनका जो है इलाज नहीं कर सकती, कोई कोर्ट से इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। किनको? फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि गांधी जी को समझ में आता है कि ये जो फार्मर्स हैं अभी, ये जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है, जो ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े फार्म्स पे जो जिनकी ज़मीनें थी ना, उन पे ये किराए पे काम करते थे लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे, तो उनसे ये बहुत डरते हैं। जब तक इनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति जो डर है वो नहीं निकलेगा, तब तक ये नहीं जीतेंगे। तो गांधी जी कहते हैं अब हम केस वेस लेके अभी कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले फार्मर्स के मन में से डर निकालना होगा, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे आपको इंडिगो प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है। अब मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था इंडिगो प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि इसमें क्या था कि चंपारण का जितना भी एरेबल लैंड था, एरेबल लैंड मतलब क्या हुआ, जितने भी चंपारण के एरिया में जहाँ पे खेती हो सकती थी वो किसके थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के थे। यानी कि बड़े बड़े ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ के रह रहे थे ना, उनके ये ज़मींदार बना रखे थे। तो ब्रिटिश ज़मींदार होता था, बट वो खुद थोड़ी फार्मिंग करते थे, उन्होंने रख रखा था इंडियन फार्मर्स को एज अ टेनेंट। टेनेंट मतलब क्या होता है, किराएदार। तो इंडियन फार्मर्स किराए पे इनके यहाँ पे काम करते थे, और जो है किराया क्या देते थे वो यहाँ पे फार्मिंग करने का, क्रॉप।
कौन सी क्रॉप देते थे वो? इंडिगो। तभी इनको कहा जाता है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर वो फार्मर्स होते हैं जो रेंट के रूप में, जैसे कोई बंदा किराए पे रह रहा है किसी के घर पे तो पैसे देगा ना, तो अब ये फार्मर्स क्या कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम करते थे तो उसका किराया क्या देते थे, वो रेंट में पैसों की जगह वो इंडिगो देते थे। तो ये सिस्टम हो रखा था कि जो भी खेत होगा वो किसी लैंडलॉर्ड का, अगर है ये लैंडलॉर्ड ए का खेत है और इस पे बहुत सारे फार्मर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फार्मर्स को क्या करना था कि इसके 15% हिस्से में वो उगाते थे इंडिगो, और ये जितना भी 15% के हिस्से का इंडिगो होता था ये पूरा का पूरा ये इस लैंडलॉर्ड को दे दिया करते थे। और ये लैंडलॉर्ड जो है फिर इस इंडिगो को बेच के बहुत मोटी कमाई करता था, बहुत पैसे कमाते थे। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर था और ये बहुत सालों से चलता आ रहा था। अब क्या होता है जी, ये जो सिंथेटिक इंडिगो बन जाती है जर्मनी की फैक्ट्रियों के अंदर, लैब्स के अंदर, और जर्मनी में जब वो फैक्ट्रियों में बन गई तो मतलब कि इंडिगो की अब डिमांड बिल्कुल जो है ना के बराबर होने वाली थी और महंगा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंडिगो। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा, बड़े बड़े ज़मींदार को, कि अब इंडिगो इनसे क्यों हुआ है फार्मर्स से, ये 15% इंडिगो का अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फार्मर्स के पास पहुँचते हैं और कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए ये फार्मर्स से लेते हैं पैसे, कॉम्पनसेशन। भाई तुम सोचोगे कितने चालू है ये, जब इनको ज़रूरत ही नहीं थी इंडिगो की तो कहते ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, कल से इंडिगो मत उगाना तुम। बट ये क्या करते हैं, उसका भी पैसा लूटते हैं फार्मर्स से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का हम आपसे पैसे लेंगे। अब कुछ फार्मर्स ने तो अपनी मर्जी से पैसे दिए इनको कि ठीक है भाई ये 15% इंडिगो वाला कॉन्ट्रैक्ट हटाओ और हम जो है आराम से अपना फार्मिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिगो उगाना बहुत मुश्किल होता था। जो नहीं चाहते थे कि वो कहते नहीं भैया हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं करना चाहते, तो लैंडलॉर्ड्स इन्होंने पिटवा के और ज़बरदस्ती उनसे पैसे लिए और कॉन्ट्रैक्ट को एंड कराया। और ये अग्रीमेंट अपने आप ही एंड होने वाला था और इन्होंने ज़बरदस्ती पैसे लेके एंड कराया। अब क्या होता है, कुछ जब समय बीतता है तो भाई ऐसे बात कोई छुपी तो रहती नहीं है, तो फार्मर्स को भी पता चल जाता है कि अच्छा भाई साहब फैक्ट्री में इंडिगो बनना शुरू हो गया है, मतलब हमारे इंडिगो की तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, इन्हें तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ता है ये 15% इंडिगो वाला। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली में अपने आप ही थोड़े समय बाद कैंसिल हो जाता, इन्होंने इसके लिए हमें लूट लिया, इसके लिए इन्होंने हमारे से पैसे लिए। तो फार्मर्स को आता है गुस्सा और फार्मर्स फिर हेल्प मांगते हैं और राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से हेल्प मांगने जाते हैं। और इस सिचुएशन में गांधी जी चंपारण आए थे इसी काम के लिए कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का पैसा लूटा है ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स ने, वो पैसा फार्मर अपना वापस चाहते थे। ठीक है, अब ये आसान नहीं था पैसा वापस लेना, तो सबसे पहले गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कि क्या हुआ है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की एसोसिएशन थी, वहाँ पे वो जाके किसी ऑफिसर से बात करते हैं, वो कहते हैं हम तुमसे बात क्यों करें, तुम आउटसाइडर हो, तुम बाहर वाले, तुम यहाँ के थोड़ी, हम बात नहीं करेंगे। तो वो गांधी जी को भगा देते हैं। बट गांधी जी उन्हें बोल के आते हैं मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, ये इंडिया है, ये मेरी कंट्री है और ये हमारी बिहार में आया हूँ, ये सब जगह मेरी कंट्री है, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। ठीक है, फिर वो एक और जगह जाते हैं, फिर वो जाते हैं तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास। ठीक है, तिरहुत डिवीज़न होगा कोई वहाँ का शहर पे, वहाँ जाते हैं कमिश्नर के पास। गांधी जी को वो लिटरली बुली करता है। गांधी जी बताते हैं वो मुझे बुली करता है, यानी कि मेरे से बहुत बदतमीजी करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम क्यों इनकी मदद करने आ गए हो। गांधी जी को वो भी भगा देता है। बट गांधी जी बहुत पक्के खिलाड़ी थे, उनका दिमाग बिल्कुल पक्का था कि नहीं मुझे इनकी मदद करनी है। तो कह रहे मैं नहीं गया वापस, मैं फिर गया मोतीहारी। मोतीहारी के अभी मुजफ्फरपुर में थे ना, अब गांधी जी ट्रेन पकड़ते हैं मोतीहारी की। मोतीहारी क्या है, कैपिटल है यहाँ की। ठीक है, तो उन्हें समझ में आया यहाँ जाऊँगा तो कुछ काम में अच्छे से कर पाऊँगा। तो ये पहुँचते हैं मोतीहारी और जो है बहुत सारे लॉयर्स भी इनको जो है साथ में देने स्टार्ट कर देते हैं। बाकी लॉयर्स गांधी जी की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। और जब ये मोतीहारी पहुँचते हैं तो बहुत सारे ना फार्मर्स आने लगते हैं मोतीहारी में। मोतीहारी इज़ देयर कैपिटल सिटी। क्यों आते हैं, उनको सुनने में आता है कि यार कोई महात्मा है, कोई बड़ा अच्छा आदमी है जो हमारी मदद करने के लिए आया है। तो लोग उनको देखने आ रहे थे गांधी जी को। फार्मर्स बड़े खुश कि चलो भाई हमारी मदद करने तो कोई आया है। तो गांधी जी ने मोतीहारी में एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहाँ पे ये जो है पूरा काम धाम करने लग गए कि भाई क्या गलत हुआ है जो फार्मर्स के साथ, उसको रिटर्न वर्क में करने लगे। इतने में ही जब ये उस घर में हेडक्वार्टर में रह रहे थे, इन्हें पता चलता है पास के किसी गाँव में किसी विलेजर्स के साथ कोई बदतमीजी हुई है। तो ये वो गाँव जा रहे थे। तो जब ये उस गाँव के रास्ते पे थे तो एक पुलिस वाला इन्हें पकड़ने आता है और कहता है कि आप वापस चलो, आप वहाँ मत जाओ। तो गांधी जी चुपचाप उसकी बात सुन के वापस आते हैं। और जब गांधी जी वापस मोतीहारी पहुंचते हैं तो वो पुलिस वाला क्या करता है, सुपरिटेंडेंट था, गांधी जी को एक लेटर देता है। और उस लेटर में क्या लिखा था, इमीडिएट ऑर्डर्स थे गांधी जी के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से कि गांधी जी चंपारण छोड़ के चले जाए। डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया ब्रिटिशर्स ने कि गांधी जी को कि तुम चलो, चंपारण से तुम जाओ। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस ऑर्डर को जो है पढ़ के एक पेपर पे साइन करके कह देते हैं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं जाऊँगा।
अब इससे क्या हुआ, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का कहा मना कर दिया, मतलब उस समय पे हमारी कंट्री में हम ये नहीं कर सकते थे, अगर तुमने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी मतलब तुमने लॉ तोड़ दिया, तुम क्रिमिनल हो गए हो। तो अब गांधी जी बन चुके थे एक लॉ ब्रेकर कि उन्होंने लॉ तोड़ दिया है और उन पे हो गया केस। अगले दिन ही सुबह गांधी जी को कोर्ट बुला लिया गया कि तुमने कैसे बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स की, और गांधी जी पे केस हो गया। तो गांधी जी वो समन टू द कोर्ट। अब जब गांधी जी को पता था कल मेरे पे केस चलेगा, कल मेरी कोर्ट में जो है पेशी है, तो पूरी रात गांधी जी ने जाग के बहुत काम करा। पहले तो उन्होंने सारे के सारे जो बड़े बड़े लॉयर्स थे बिहार के, जैसे राजेंद्र प्रसाद और बाकी को, उन्हें कहा कि तुम आओ यहाँ पे चंपारण में, मोतीहरी में आओ, जिससे अगर मैं जेल चला गया तो आगे की कार्रवाई आप लोग करोगे। साथ ही के साथ में उन्होंने अपने आश्रम में, जहाँ पे उनकी वाइफ रहती थी और पूरा आश्रम जो था, वहाँ पे कुछ बातें भेजी कि भैया मैं जेल चला गया तो ऐसे ऐसा हुआ है। और पूरा का पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था उसको वाइस रॉय, जो ब्रिटिशर्स के वाइस रॉय होते थे, उनको भी बता दिया। तो पूरा सेट करके गए मामला, ये नहीं कि कल उनको जेल हो जाए सुबह तो लोगों को पता ही ना हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पूरी रात जाके उन्हें ये सब काम उन्होंने अकम्प्लिश करे और अगले दिन सुबह वो पहुंचे कोर्ट के बाहर। अब भाई कचहरी के बाहर लगा हुआ चक्का जाम, किसका, फार्मर्स का। सारे फार्मर्स आ गए वहाँ कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के जितने वो जहाँ पे कर्मचारी थे, ऑफिसर्स हो गए, जो प्रोसिक्यूटर हो गए, जज हो गए, वो डरे पड़े देख के इनको कि भाई इतनी भीड़ कैसे आ गई है। तो वो सारे फार्मर्स आए थे, उन्हें पता चला कि यार कोई हमारी मदद करने आया और वो प्रॉब्लम में है। तो सारे फार्मर्स गांधी जी के सपोर्ट में कोर्ट के बाहर खड़े थे। इनफैक्ट इतनी भीड़ थी कि ब्रिटिशर्स से उनको संभाला नहीं जा रहा था फार्मर्स को। तो वो गांधी जी को कहते तुम इनसे बात करके इन्हें कंट्रोल करो। तो गांधी जी उनसे बात करके कहते हैं आप शांत रहिए, और गांधी जी अंदर चले जाते हैं कचहरी के, और उनके ऊपर केस चलना शुरू होता है। अब जब गांधी जी पे केस चलता है तो प्रोसिक्यूटर जो होता है वो जज को कहता है कि भाई आप ना केस थोड़े दिन बाद का रख दो, आज भीड़ बहुत है बाहर। तो वो डर जाते हैं कि भाई आज हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, 2-3 दिन बाद करेंगे ये पेशी गांधी जी की, 2-3 दिन बाद बुलाएंगे गांधी जी को कोर्ट में। तो गांधी कहते हैं नहीं, 2-3 दिन बाद नहीं, आज ही करो फैसला, क्या फैसला आपको करना है। तो फिर उनकी कार्रवाई आगे शुरू होती है, वो पूरा का पूरा कोर्ट में सेशन चलता है। और गांधी जी कहते हैं कि हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, मैंने जो है जो लॉज है, जो रूल है, मैंने ब्रेक करे। बट मैंने वो इसलिए नहीं करे कि मैं आप लोगों को जो है ब्रेक करना चाहता था, आपके लॉस को, या मैं आपके खिलाफ जाना चाहता था, नहीं, मैंने इसलिए करे क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी होता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ जो चंपारण के फार्मर्स के साथ हुआ है ये एक नाइंसाफ़ी है, इसलिए मैं इस नाइंसाफ़ी के नहीं होते हुए देख सकता, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो गांधी जी कहते हैं मैं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हूँ। एक तो ये है कि क्या सही या गलत, सरकार की बात नहीं मानी गलत है, ये हो गया। और कह रहे दूसरा मेरे को ये है कि एक जो है इस सब चीज़ों से भी तो ऊपर होता है ना अपना मन, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि मैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होने दूँ, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से तो वापस नहीं जा रहा, आपको मुझे जेल में डालना है तो डाल दो। अब ये बात सुन के तो जो जज था वो कहता है मैं 2 घंटे बाद अपना फैसला सुनाऊंगा, और कहता है गांधी जी को कि 2 घंटे की बेल भर दो। 120 मिनट कहता है, हाँ तो 2 घंटे ही हो गए ना। तो गांधी जी कहते हैं मैं तो नहीं भरता बेल, तुम अभी सुना दो, सुनाना है तो वो बिना बेल के ही गांधी जी को 2 घंटे के लिए कोर्ट को स्टॉप करता है। ओके, तो 2 घंटे के लिए जो है कोर्ट को बाद में कन्विन करा जाएगा, बाद में चलेगी। अब 2 घंटे बाद दोबारा जो है कोर्ट जब स्टार्ट होती है, फैसला सुनाने का टाइम आता है, तो पता है जज क्या कहते हैं, जज कहते हैं आज मैं अपना फैसला नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो सुनाऊंगा बहुत दिनों बाद, और तब तक के लिए गांधी जी फ्री है, जहां मर्जी वो चंपारण में घूमे, और इस पूरे समय के लिए उन्हें बेल भरने की भी जरूरत नहीं है। और कहा तो देखो पहले 2 घंटे की बेल मांग रहे थे, अब कह रहे हैं अब मैं तो बहुत दिनों बाद फैसला सुनाऊंगा, इतने समय के लिए गांधी जी को बेल भरने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम समझ लो कि एक जंग तो हम जीत ही गया कि गांधी जी ने रूल तोड़ा, इनकी बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने बोला चले जाओ, ये नहीं गए, बट तब भी इन्होंने गांधी जी को सजा नहीं दी। क्यों नहीं दी थी, रीजन क्या था बताओ? रीजन ये था कि वो जो बाहर फार्मर्स की भीड़ आई हुई थी ना, ये उनसे डर गए थे, तो इसलिए गांधी जी को ये जो है कहते हैं कि अभी आप जा सकते हो। अब जब गांधी जी बाहर आते हैं सबसे पहले आके लॉयर्स से बात करते हैं, बाकी की कौन कौन से लॉयर, बड़े बड़े लॉयर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना और बृज किशोर बाबू, बड़े बड़े जो ये लॉयर्स थे, इनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है चलो, अगर कल को मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप सब लोग, आपका फ्यूचर एक्शन क्या है? तो वो कहते हैं जी हम अपने घर चले जाएंगे, हम तो आपकी मदद करने आए। तो वो कहते हैं फिर फार्मर्स का क्या होगा, उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं फिर हमने आपस में डिस्कशन करा, हम सब लॉयर्स ने, और फिर तब हमने सोचा कि भाई गांधी जी तो आउटसाइडर हैं, बाहर वाले ही हैं, वो तो कोई बिहार के नहीं हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, जब वो जेल तक जाने को तैयार हैं हमारे फार्मर्स के लिए, और हम
जो यहीं रहते हैं आसपास की जगहों में, हम नहीं अपने फार्मर्स की हेल्प करें। तो वो गांधी जी को आके कहते हैं जी आप अगर जेल चले गए तो हम आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है, हम करेंगे फिर फार्मर्स की मदद। और तब गांधी जी कहते हैं चिल्ला के दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि अब जो ये चंपारण की जंग है हम जीत गए। क्यों? क्योंकि आज तक उन फार्मर्स की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। लॉयर्स तो मोटी मोटी फीस ले रहे थे उनसे, और आज जब वो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल फार्मर कह रहे हैं कि हम जेल जाने को तैयार हैं इनके लिए, तो वो कह रहे हैं अब तो हम जीत गए, ये समझ लो। ठीक है, अब फिर कुछ दिनों और फिर वो ना पूरा प्लान बनाते हैं कि आप ऐसे काम करोगे, सबके ग्रुप बना देते हैं लॉयर्स के, 2 जने ऐसे काम करेंगे, 2 जने ऐसे, 2 जने ऐसे, पूरा स्ट्रेटेजी गांधी जी बनवाते हैं। एंड देन होता क्या है जो सब हम जो है सोच भी नहीं सकते क्या होता है। एक बहुत बड़े जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ब्रिटिशर्स के, उनके थ्रू गांधी जी को बताया जाता है, वो गांधी जी को बताते हैं कि भाई अब तुम्हारे को जो है ये केस हम हटा रहे हैं, अब तुम फ्री हो, तुम्हारे पे कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि जो गांधी जी के ऊपर केस हुआ था उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और गांधी जी को कोई सज़ा नहीं मिलती है ब्रिटिशर्स की बात ना मानने की। और ऐसा पहली बार हुआ था हमारे मॉडर्न इंडिया में। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो भाई अब तो सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इंडिगो चैप्टर में से कि गांधी जी ने कब कहा सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्फ्ड। ट्राइम्फ मतलब होता है जीतना। इन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कब कहा गांधी जी ने? सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है? सिविल मतलब हम लोग जनता, और डिसोबीडियंस मतलब बात ना मानना। ठीक है, तो वो कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी ये पहली बारी, कि जब गांधी जी ने बात नहीं भी मानी ब्रिटिशर्स की वहाँ से निकलने की, चंपारण से, बट तब भी इन्होंने सजा नहीं दी, इनफैक्ट केस को खुद से ड्रॉप कर दिया। मतलब अब हमारी पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। और वो हुई क्यों थी? सिर्फ वो फार्मर का भीड़ देख के कि वो गांधी जी के सपोर्ट में खड़े थे। मतलब उन्होंने डरना बंद कर दिया ना ब्रिटिशर्स से, वो बाहर आके खड़े हो गए थे। ये यहाँ से जो है गांधी जी कह रहे थे कि हमारी जीत अब पक्की है। ठीक है, अब फिर वो ऐसे ये नहीं कि बस जीत पक्की हो गई तो कुछ काम धाम नहीं करा उन लोगों ने, नहीं, फिर वो जो है उन्होंने बहुत सारे जो है अपना मिशन लॉन्च करा, बहुत सारे फार्मर्स से रिटर्न में प्रूफ में लिया और पता लगाया रिटर्न में कि क्या उनके साथ हुआ। उन सब ने बताया कि हमसे ऐसे पैसे ठगे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराने के, और रिटर्न में बहुत कुछ गांधी जी ने अपने पास रख लिया। लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रूफ जमा कर लिए गांधी जी ने। ठीक है, फिर जून में गांधी जी को बुलाते हैं सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर जो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गांधी जी को बुलाते हैं। गांधी जी सारे प्रूफ उनको दिखा देते हैं कि जी ऐसा 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 हुआ। 4 इंटरव्यू होते हैं गांधी जी के उनके साथ, और गांधी जी उनको सब बता देते हैं ऐसा जो है नाइंसाफ़ी लैंडलॉर्ड्स ने इन चंपारण के पीजेंट्स के साथ करी है, इनसे पैसा लूटा है। तो फिर ये गवर्नर जो है एक पूरी कमीशन बनाते हैं। कमीशन क्यों बनती है? किसी भी काम को आगे सॉल्व करने के लिए कमीशन बनती है। एक कमीशन बनती है जिसमें गांधी जी पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि फार्मर्स की तरफ से गांधी जी जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे और ऑफिसर्स आते हैं, और वो मिलके इसका पूरा समझते हैं। और फाइनल डिसीजन यही निकलता है कि हाँ भाई जो गलती तो थी ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड्स की, इन्होंने ठगा है हमारे फार्मर्स को। तो वो अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं ठीक है हम अब पैसा इनका वापस करेंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि कितना पैसा वापस करा जाएगा, हाउ मच। तो गांधी जी जो है पहली बारी में आपको क्या लगता है कितने पैसे मांगेंगे? 100% पैसा वापस मांगेंगे। कंपनसेशन मतलब पैसा वापस मांगना। तो 100% नहीं मांगते। गांधी जी कहते हैं मैंने मांगा 50%, कि जितना आपने फार्मर से ठगा था उसका 50% वापस कर दो। तो वो जो है इतने चालू थे गाइस लैंडलॉर्ड्स, 50% भी देने को तैयार नहीं होते, कहते हैं हम तो 25% देंगे। अब सब लोगों को लगा कि भाई गांधी जी तो 25 में मानेंगे नहीं, क्योंकि फिर क्या हो जाता, फिर तो ये डेडलॉक बन जाता। गांधी जी 25 में मानते ना, वो 25 से ऊपर देते ना, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी ने कहा ठीक है भाई आप 25% पैसा वापस कर दो जितना आपने जो है लूटा था हमारे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट एंड कराने के लिए, और 25% पैसा वो वापस कर देते हैं। और वो बाहर आके फार्मर्स को बताते हैं और सबको कि मैटर पैसे नहीं करते कि कितने पैसे उन्होंने वापस कर दिए, मैटर करता है प्राइड, कि आज वो ब्रिटिशर्स जो हमारे इतने जो है हमारे पे राज कर रहे थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो इन फार्मर्स को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आज उनकी गलती पकड़ी गई और आज उन्होंने झुककर पैसे वापस कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ हमारी जीत हो गई है, पैसे यहाँ मैटर नहीं करते। आज के बाद से फार्मर को पता है कि उनके साथ कुछ गलत करेंगे, अगर ये टेनेंट्स को पता है ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और उन्हें जो है अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और होता भी कुछ समय बाद यही है, कुछ 2-4 मतलब आप समझो कुछ ही साल बीतते होंगे, ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अपनी पूरी ज़मीनें खाली करके चले जाते हैं, और पूरी ज़मीनें किसकी हो जाती है, इन्हीं फार्मर्स की हो जाती है। तो एट द एंड फार्मर्स की जीत हो जाती है। तो इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के पेजेंट्स की मदद करी। 7 महीने टोटल गांधी जी यहीं रहते हैं, और बीच बीच में फिर दोबारा आए थे। तो देखो वो राजकुमार शुक्ला जी के एक बार कहने पर वो यहाँ है, और साल भर समझ लो उनका
चंपारण में लग गया और यहाँ से जो है स्टार्ट हो चुका था उनकी जर्नी हमारी कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल की। अब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंपारण की पीजेंट्स की हेल्प करी। गांधी जी हर चीज़ पर नज़र डालते थे और उन्होंने देखा वहाँ की कल्चरल और सोशल बैक, उन्होंने देखा यार यहाँ तो यहाँ स्कूल खुले हुए हैं चंपारण के अंदर, ना ही यहाँ कोई डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया जो टीचर्स थे वहाँ पे अपने चंपारण के अंदर, बुलाया कि वहाँ पे जो है हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। तो 6 प्राइमरी स्कूल गांधी जी अपनी देखरेख में चंपारण में खुलवाते हैं और 3 टीचर्स को बुलवाते हैं। कौन कौन से टीचर्स थे? अब ये क्वेश्चन आता है गाइज लॉन्ग आंसर में, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर में कराऊंगी तो आपको लर्न करना होगा वहाँ से, ये डेफिनेटली आएगा लॉन्ग में, ठीक है। तो महादेवी देसाई, नरहरि पारिक, ठीक है, 2 बड़े बड़े जो है उनके वॉलंटियर्स थे ये, वो टीचर बनने के लिए आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों को गांधी जी जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बुलाते हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। गांधी जी के जो छोटे बेटे थे देवदास वो भी आते हैं, गांधी जी की वाइफ भी आती है और ये लोग प्राइमरी स्कूल ओपन कर देते हैं। फिर गांधी जी जो है यहाँ पे डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं और 3 टाइप की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को देनी शुरू करते हैं। कौन कौन सी दवाई थी? एक कैस्टर ऑयल, एक किनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। तो किसी को कोई बीमारी होती थी तो कैस्टर ऑयल दे दिया, किसी को मलेरिया हो गया तो क्विनिन दे दिया, किसी को कोई स्किन की डिजीज़ हो गई तो कैस्टर ऑयल दे दिया, अलग अलग बीमारियों के लोगों को, वरना पहले इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं था इस गांव के अंदर। तो गांधी जी ने ये भी करा। फिर गांधी जी ने अपनी वाइफ को कहा कि आप जाके लेडीज़ को और जो बच्चों को उनको सैनिटेशन के रूल समझाओ कि कितना ज़रूरी है अपने आप को हाइजीनिक रहना, अपने आप को साफ रखना, वो भी सिखाया उनकी वाइफ ने। और गांधी जी टाइम टू टाइम जब जितने समय चंपारण में रहे वहाँ अपने आश्रम में भी लेटर्स लिख के भेजते रहते थे कि वहाँ टॉयलेट्स नहीं बनवा दो। यहाँ बैठ के अहमदाबाद वाले आश्रम का भी पूरा ध्यान रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही उनका ध्यान नहीं था, सोशो कल्चर जो है चीज़ों पर भी उनका ध्यान था, ठीक है। फाइनली उन्होंने एक चीज़ और बता रखी है यहाँ पे, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, उन्होंने नोटिस करा कि यहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी उनकी जो साड़ी होती थी वो काफ़ी ना मतलब मैली सी होती थी। तो वो अपनी वाइफ को कहते तुम पूछो जाके क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी वाइफ को एक लेडी बताती है कि उनके घर में इतनी गरीबी थी कि कोई डब्बा तक नहीं था कपड़े संभाल के रखने के लिए, या अलमारी तो दूर की बात है, और साथ ही के साथ में एक ही साड़ी होती थी उन लेडीज़ को। तो वो क्या करें, वो एक ही साड़ी को बहुत बहुत समय तक पहनती थी। तो मतलब ये गरीबी दिखाई जा रही है वहाँ उस समय पे हमारे फार्मर्स की, चंपारण के, ठीक है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत गरीबी थी उस समय पे। अब फाइनली ये चैप्टर आपका एंड होने वाला होता है और ये जो है लास्ट में आपको बताया गया है गांधी जी के पॉलिटिक्स करने के तरीके को। तो वो कहते हैं गांधी जी का ना पॉलिटिक्स करने का तरीका ये नहीं था कि वो एब्स्ट्रैक्शन में बिलीव करे, आइडियाज़ में कि भाई मैं तो ये करूँगा, जो खाली कहने की बातें होती है उनमें बिलीव करना। गांधी जी डे टू डे पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे कि लोगों की जो प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व करूँ। भाई डॉक्टर नहीं है तो मैं डॉक्टर भी बुलाऊंगा, स्कूल नहीं है तो स्कूल भी खिलाऊंगा, और चंपारण के पीजेंट्स को अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं वो भी करूँगा, ठीक है। अब लास्ट आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज से। अब ये कौन है? तो ये कि आप वापस चले जाओ आप चंपारण वाले केस पे। तो ये बता रहे हैं अब राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, उन्होंने ये बात बताई थी कि पता है क्या हुआ था बीच में जब ये चंपारण वाला केस चल रहा था और वो लोग साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते थे क्या हुआ कैसे हुआ। तो गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये अंग्रेज थे, ठीक है। अब ये गांधी जी से मिलने आते हैं क्योंकि ये फिजी आइलैंड जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे। तो गांधी जी से मिलने आते हैं, जी मैं तो जा रहा हूँ फिजी। तो कुछ लॉयर्स ने उन्हें सजेस्ट करा गांधी जी को कि हम एंड्रूज़ को अपने साथ रख लें, ये हमारी केस में मदद करेंगे। और एंड्रूज़ ने भी कहा हाँ गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं फिजी नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों की मदद करूंगा चंपारण केस में। तो गांधी जी जो है मना कर देते कि नहीं हम इन्हें नहीं रखेंगे, इन्हें जाने दो। और राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पे गांधी जी समझ चुके थे कि हमारे मन का डर क्या है। गांधी जी ने कहा नहीं हम एंड्रूज़ को नहीं रखेंगे। क्यों? तो मैं क्या लग रहा है ये अनइक्वल फाइट है कि अगर हमारे साथ में एक अंग्रेज होगा तो हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नहीं, हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। अगर हमें अंग्रेज़ों से लड़ना ब्रिटिशर्स से तो हमें एक अंग्रेज़ की अपने साथ में ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वो इतनी सी चीज़ से हमें गांधी जी ने सिखा दिया कि हमें एंड्रूज़ पर डिपेंड नहीं होना है कि ये हमारे साथ होंगे तो ही हम केस जीत सकते हैं। नहीं, हमें खुद सेल्फ रिलायंट होने का गांधी जी ने मैसेज दे दिया था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। फिर एंड्रयू फ्रियर्स चले जाते हैं, चार्ल्स एंड्रयूज़, और ये लोग खुद अपनी लड़ाई जीतते हैं। और फाइनली चंपारण के जितने भी फार्मर्स थे उन्हें इंसाफ मिल भी जाता है, 25% पैसा ही वापस मिलता है, बट फिर भी उनको एटलीस्ट उनकी जीत हो जाती है कि कल को वो डरेंगे नहीं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। उन्हें पता है कि वो अगर कुछ गलत करेंगे तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। आई नो बहुत लेंथी चैप्टर था, बट अब एक एक लाइन, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की एक लाइन यहाँ लीव हुई हो, ठीक है। तो फुल चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर, 5-6 क्वेश्चन बताऊंगी, यू हैव टू लर्न ओनली देम एंड देन तुम्हें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे आंसर कर दोगे। तो चलो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है पोएट्स एंड पैनकेक्स।